हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूं आज आपके लिए क्लास 11th का हॉर्नबिल चैप्टर सेकंड लेसन है ये, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, रिटन बाय द टू राइटर्स। द वन इज गॉर्डन कुक एंड द सेकंड इज एलन ईस्ट। एक्चुअली कुक और एलन के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन जितना भी मुझे मिला मुझे सस्पेंस एक अभी भी हो रहा है। अब मुझे नहीं पता आपको सस्पेंस है कि नहीं है, आपको परेशानी होगी कि नहीं होगी जब आप बुक पढ़ोगे, बट मुझे एक क्वेश्चन एक मेरे अंदर है जिसका मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास सोल्यूशन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वो क्वेश्चन क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूं, ताकि आपको कंफर्मेशन रहे कि आपको इस वीडियो में क्या मिलने वाला है। पहली बात, हम जो भी हमारे पास मैटर कलेक्ट है उसके बारे में कंफर्म करेंगे। तो मैटर कलेक्ट है अबाउट द फर्स्ट राइटर गॉर्डन कुक के बारे में बताऊंगा, थोड़ा एलन ईस्ट के बारे में बताऊंगा। उसके बाद स्टोरी को विजुअल इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में फिक्स हो जाए, भूलने की कोई भी नौबत ना रहे। समराइज करने के बाद, डिटेल समराइज करने के बाद, वो भी इमेज के माध्यम से, उसके बाद हम चलेंगे कुछ क्वेश्चन जो आपके बुक में है उसका आंसर देने के लिए, सोल्यूशन देने के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो वीडियो के अंत में आपको दूंगा। तो स्किप मत करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं, स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अबाउट राइटर। थोड़ा आप टिल्ट कर लीजिएगा मोबाइल को, ताकि आपको सही से दिख जाए दोनों चीज़ें। ये है जॉर्डन कुक। देखिएगा, जॉर्डन कुक के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बता दूं, ताकि मैं आपको अपना कन्फ्यूजन बता दूं, ताकि आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इनका जो जन्म हुआ था वो 1978 में हुआ था, और अभी भी ये जीवित हैं। कब हुआ था ये याद रखिएगा, 1978। ये मैंने रखा है विकीपीडिया से। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप विकीपीडिया में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। 1978 में इनका जन्म हुआ था। ये कैनेडियन ओलंपिक सेलर हैं, यानी कि 2 बार कनाडा की तरफ से ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट महोदय कर चुके हैं। ये है कि जीते नहीं, पहली बार 24वें स्थान पर थे, दूसरी बार 14वें स्थान पर थे। जीते तो नहीं ओलंपिक, लेकिन ये है कि पार्टिसिपेट करना भी बड़ी बात होती है। इनकी एक कैनेडियन याट क्लब था रॉयल का, जहाँ पर ये तैरना सीखते थे, तैराकी करते थे। तो तैराकी से इनका बहुत पहले से ही जो था वो नाता रिश्ता था। और एक और नाता रिश्ता था क्योंकि इनके नाम के आगे लिखा था कुक। एक्चुअली इंग्लिश में होता ये है कि नाम उल्टा लिखा होता है, जॉर्डन कुक। इनके पिता का नाम था स्टीफन कुक। तो ये कुक जो नाम था ना, इसके नाम से भी इनके अंदर एक प्रकार से इंस्पिरेशन आया। एक जेम्स कुक महोदय थे जो एक्सप्लोरर थे, जो दुनिया की 2 बार यात्रा किए थे, समुद्री यात्रा किए थे। दुनिया की 2 बार यात्रा करने वाला था वो, तो उसी को फॉलो करना चाहते थे। ये भी चाहते थे कि दुनिया की मैं भी यात्रा करूँ समुद्री, कुक नाम के कारण मुझे लगा शायद। तो चलते हैं, स्टोरी कंफर्म करते हैं, लेकिन याद रखिएगा 1978, ये याद रखिएगा जरूर। ये महोदय हैं एलन ईस्ट। आप चाहें स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा बाद में। एलन ईस्ट अभी भी जीवित हैं, और इनका जन्म जो हुआ था वो 1969 में हुआ था, यहाँ पर लिखा है, और ये अभी भी अलाइव हैं। डेथ इनका अभी नहीं हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 1969 में पैदा हुए थे, ठीक है, और ये पैदा हुए थे 1978 में। और अगर आप पढ़ोगे बुक तो वहाँ साफ साफ लिखा है कि घटना की शुरुआत जुलाई 1976 में होती है। कब? जुलाई 1976। अब आप मुझे बताइए। और उसमें साफ साफ लिखा है कि लेखक जाता है अपनी पत्नी के साथ, लेखक जाता है अपने बच्चों के साथ। आप देखोगे बुक में आपको मिलेगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये तो लेखक जाने वाले नहीं, क्योंकि ये 1978 में है, ठीक है, तो ये क्षेत्र में जा नहीं सकते। और ये महोदय जो हैं, ये इनका जो जन्म हुआ था 1969 में, 69 और 76 में, आपको अंदाजा होगा कि अगर मैं आपको बताऊं तो केवल और केवल 7 सालों का अंतर है। 7 साल की उम्र में कोई शादी कैसे कर लेगा, बच्चे कैसे हो जाएंगे, वो भी बच्ची 6-7 साल के थे। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई था। फिर भी मैं आपको कंफर्म कर दूं कि इसमें जो यात्रा करने वाला था वो जॉर्डन कुक ही था। कुक ही बंदा यात्रा किया था। मुझे कैसे पता चला, मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा कि मुझे कैसे पता चला, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या ये जॉर्डन कुक यही हैं या कोई और है। तो चलते हैं, स्टोरी को शुरू करते हैं। अगर आपको कुछ पता होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, हम शुरू करते हैं। ये घटना है जुलाई 1976 की, 1976 की, जब लेखक जॉर्डन कुक ही लूँगा मैं, क्योंकि मैंने बहुत जगह ढूंढने के बाद मैंने पाया कि कुक महोदय थे। अब मुझे नहीं पता कि वो विकीपीडिया में कैसे इनका बॉर्न डेथ लिखा हुआ है। फिलहाल जो भी है, आपको पता होगा बताइएगा ज़रूर। अपनी पत्नी मैरी के साथ, अपनी इनकी जो लड़की थी सुजैन के साथ, और लड़का जो था जोनाथन, इसको जो कहते हैं JOE, और इसको स्यू कहेंगे, स्यू जो इन शॉर्ट।
इन चारों के साथ ये यात्रा पर निकलना चाहते हैं, विश्व भ्रमण पर जाना चाहते हैं। और विश्व भ्रमण कहाँ से करेंगे, ये मैं आपको मैप दे दूं। ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड का क्षेत्र है प्लाईमाउथ। ये प्लाईमाउथ से विश्व का चक्कर लगाएंगे। विश्व का चक्कर कुछ इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, ये वाला जो बनाया गया है वो दूसरे के लिए बनाया गया है। फिलहाल ये यहाँ से आएंगे, यहाँ से, और यहाँ से जाएंगे ये सीधे सीधे, ये इंडिया है, ठीक है। तो ये इंग्लैंड से जाने वाले हैं, इंग्लैंड से विश्व का चक्कर लगाने वाले हैं। बेटा जो है, फिर से आपको यहाँ बता दूं मैं कि जो बेटा है वो है इनका जोनाथन, वो 6 साल का है, और जो लड़की है वो 7 वर्ष की है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे, और ये बताते हैं कि मैं 37 साल का व्यवसायी हूँ। ये अपने आप को बिजनेसमैन बताते हैं, 37 साल का व्यवसायी हूँ, और मेरी वाइफ जो है वो 34 साल की है। कहीं 34 कहीं 33 लिखा है, मैं 34 ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यही ज़्यादातर मिला। तो स्टोरी शुरू करते हैं। ये चारों लोग जो है वो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से विश्व का चक्कर लगाएंगे, निकल पड़ते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ। पर इसका सपना जो था वो खोज यात्री का था, एक्सप्लोरर का था। ये तो 200 वर्ष पहले जो कैप्टन जेम्स कुक थे उनकी यात्रा को दोहराना चाहता है। ये जेम्स कुक महोदय है, जो मैंने बोला कि कुक टाइटल लिखा हुआ है, आप चेक कर लें तो 1728 में इनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड में ही हुआ था। 1779 में इनका डेथ हुआ था 50 वर्ष की उम्र में। और ये जो थे एक्सप्लोरर थे, नेविगेटर थे, कार्टोग्राफर भी थे ये। तो इनको कॉपी करना चाहते थे हमारे राइटर। वो कहते हैं कि जैसे ये 200 साल के पहले यात्रा किए थे विश्व की, तो मैं भी चाहता हूँ मैं भी विश्व भ्रमण पर जाऊँ अपने बच्चों के साथ। इसलिए 16 साल तक राइटर कहता है, जेम्स जॉर्डन कुक कहता है कि 16 सालों तक वह अपनी समुद्री यात्रा करने के कौशल को इंग्लैंड के समुद्र में सुधारता रहा। यानी कि पहले ओलंपिक में अगर जाना है तो लोग जो है वो बहुत सारे जगहों पर पार्टिसिपेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो इसने विश्व भ्रमण करना, वो भी महासागरों में, वो भी इतनी भयावह स्थिति में, तो जाहिर सी बात है उसकी पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो 16 साल तक प्रैक्टिस किया समुद्री यात्रा में एक स्किल पाने के लिए, कौशल पाने के लिए। तो ये 16 साल तक अपना अथक परिश्रम को अब दिखाना चाहता है दुनिया को, और ये जाना चाहता है अपने परिवार के साथ भ्रमण पर। उसने अपनी सारी जमा पूंजी को वेव वॉकर खरीदने में लगा दिया। वेव वॉकर, यहाँ पर मैंने देखिएगा इसके पार्ट लिखे हैं, बुक में बहुत सारे शब्द लिखे हैं, जैसे जिब कहाँ है, मास्ट, ये मास्ट है, मेन मास्ट, मास्ट मतलब मस्तूल होता है, तो मेन मास्ट कहाँ पे है, स्टर्न कहाँ पे है, रडर कहाँ पे है, कील, हल, बो कहाँ पे है। तो मैंने इसके 3 वीडियो रखे हुए हैं, 3 फिगर रखे हुए हैं। आप चाहें तो आप इसके नाम स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि मास्ट कहाँ पे है, हेडसेल, जीब कहाँ पे है, ठीक है। ये है तीसरा। तो मैंने इस वेव वॉकर को बनाने के लिए इसमें अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, तथा इसके परीक्षण में मैंने अपने 16 साल लगा दिए कि ताकि देखूं कि क्या ये जो है वो इस समुद्र महासागर में पार कर पाता है, यात्रा कर पाता है, या टूट जाएगा। तो बहुत हमने अपनी भी स्किल जांची और इस वेव वॉकर की भी स्किल जांची। राइटर कहता है कि ये जलपोत, यानी कि ये जो नाव है ये 23 मीटर लंबा है, 23 मीटर लंबा है, 30 टन का वजनी है ये। इसका निचला भाग जो है ये लकड़ी के तख्तों से बना था। अब वो बहुप्रतीक्षित दिन आ गई जाने की, यात्रा करने की, विश्व भ्रमण की। हमने नाव जो था उस विशाल महासागर में उतार दी, और विशाल महासागर में उतारने के बाद हमारी जो पहली स्टेप थी वो ये थी कि हम इतना किलोमीटर यात्रा करेंगे। और राइटर आसानी से 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है, उतरते ही यात्रा कर लेता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई परेशानी नहीं हुई इस यात्रा में, इसलिए राइटर कहता है कि वो यात्रा कर लेता है। तो 105,000 1,05,000 किलोमीटर वो 3 साल में यात्रा करता है। और वो कहाँ पहुँच चुका है इस समय? वो पहुँच चुका है दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन तक। मैंने ये इसलिए इमेज रखा है ताकि आपको बता सकूं, ये है केप टाउन, साउथ अफ्रीका का केप टाउन। प्लाईमाउथ से निकला और यहाँ पहुँचा। ये 3 साल लगा इसको यहाँ पहुँचने में, 1,05,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, और ये यात्रा सुरक्षित निकल गई, यानी कि इस यात्रा में कोई परेशानी नहीं हुई। अब पूर्व की ओर जाने से पहले, ये पूर्व अब इधर ही जाएगा, तो पूर्व की तरफ जाने से पहले अब खतरा यहाँ पे है, क्योंकि ये है आपका इंडिया।
नीचे है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। हिंद महासागर जो है वो अथाह समुद्रों का, अथाह जलों का जो है वो स्रोत है और बहुत ही तांडव करने वाली वहाँ की लहरें उछलती कूदती हैं। वो मास्ट विशालकाय जो जहाज होते हैं उसको डुबो देने के लिए काफ़ी होती हैं। इसलिए आगे की यात्रा करने के लिए उसने दो बंधुओं को रखा, दो बंदों को रखा, बंधु तो नहीं थे ये। एक अमेरिका के लैरी विजिल थे महोदय, ये अमेरिका के लैरी विजिल थे जो केपटाउन में ये पाता है इनको, और ये थे हर्ब सिजलर महोदय जो स्विट्जरलैंड के थे। तो हर्ब सिजलर और लैरी विजिल ये दोनों लोगों को वो यात्रा के साथ अपने नाव में बिठा लेता है। ये अब आगे से उनकी सहायता करेंगे। वह जानता था कि दक्षिणी हिंद महासागर जो है वो बहुत ही उग्र और तूफानी और ख़तरनाक है, इसलिए वो इन दोनों को रखता है। जैसे ये केप टाउन से पूर्व की ओर चलते हैं, अब केप टाउन से आगे की तरफ चलते हैं, उन्हें आंधी तूफान का सामना करना पड़ा जो 1-2 दिन नहीं, कुछ सप्ताह तक चलता रहा आंधी तूफान। तो जैसे केप टाउन से आगे बढ़े तूफानी खेल शुरू हो गया और ये कहानी का जो मोड़ आयाम मिलने वाला है वो यहाँ से राइटर शुरू कर रहा है। तो सप्ताह तक चलता रहा ये तूफान, पर आंधी तूफान से ज़्यादा डर तो राइटर को तब लगता था जब ऊंची ऊंची लहरें जो थी, जो मस्तूल से भी ऊंची थी, ये मस्तूल आपको बताया मैंने, ये मस्तूल है, इससे भी ऊंची लहरें आती थी। ये इस तरीके से लहरें जो थी वो उफना करके आती थी। तो ये लहरें ज़्यादा परेशान करती थी, कहीं लहरें उठ करके और गिर न जाए नीचे, इसलिए तो बहुत परेशानी में था उसमें राइटर और राइटर के लोग साथी जो थे, और साथ में परिवार, और परिवार के साथ वो नाव भी परेशान था क्योंकि उसकी अग्नि परीक्षा थी। दिसंबर 25 आ गया समय, दिसंबर 25 दिसंबर का ये समय है, 3 साल के बाद का, यानी 76 में शुरू हुआ होगा तो 1979 का ये समय है, 25 दिसंबर। नाव केप टाउन से 3500 किलोमीटर आगे पहुंच गया। केप टाउन से 3500 किलोमीटर यानी कि हिंद महासागर के नीचे जस्ट 3500 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया था। इतने खराब मौसम के बावजूद भी इन लोगों ने परिवार के साथ क्रिसमस मनाई। 25 दिसंबर क्रिसमस आपको पता होगा। उन्हें अभी भी आशा थी कि तूफान कम हो जाएगा या परिवर्तन हो जाएगा, सही हो जाएगा, और सच में ऐसा हुआ, परिवर्तन तूफान हो गया। लेकिन पहले से स्थिति और खराब हो गई। 2 जनवरी 1980 की प्रातः लहरें बहुत ऊंची उठने लगी, इतनी ऊंची कि मानो नाव को अपनी आगोश में ले लेगा वो। उन्होंने नाव की गति को धीमी करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। नाव हर लहर के साथ शिखर पर पहुंच जाती थी। लहरें जैसी आई ये उठने लगा, पीछे से लहरें आगे से आई, नाव का आगे वाला भाग ऊपर उठने लगा। तो ये झलुआ झूल रहा है पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर ऊंचा क्योंकि लहर इधर मार रही हैं, कभी इधर ऊंचा क्योंकि लहर इधर से उल्टा मार रही हैं। तो इस तरीके से जो राइटर कहता है कि हमने उसको धीमा करना चाहा ताकि रफ्तार कम हो जाए। नौका की गति को कम करने के लिए हमने तूफान वाला जो पाल ये पाल होता है जो मास्ट पर लगा होता है, ये जो कपड़े का होता है, ताकि ये जब गिरा देते हैं लोग तो हवाएं जो हैं ये कम सहन करता है और फिर ये इसकी रफ्तार कम हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि यही तो होता है जिसके कारण हवा इस पर लगती है और ये आगे बढ़ता रहता है। तो इन्होंने पाल को, मास्ट को नीचे गिरा दिया और एक वजनी फंदा नाव के पिछले भाग में लगा दिया ताकि टूटे वूटे ना। और सभी लोगों ने ये पहन लिया, रक्षक जैकेट, जीवन रक्षक जैकेट पहन ली। फिर भी वे आने वाली भीषण आपदा की प्रतीक्षा करने लगे कि हमने पहन तो लिया, कुछ होगा तो कूद जाएंगे पहन करके, लेकिन आपदा कौन सी आने वाली है ये देख करके जाएंगे हम। आने वाली विपदा का पहला लक्षण वातावरण में बिखरी शांति के रूप में दिखाई दिया, क्योंकि हवाएं अचानक रुक सी गई, आकाश काला पड़ गया। दहाड़ के साथ एक मेघ जैसी चीज ने नाव को टक्कर मारी। यह वास्तव में कोई और नहीं था, वो विशाल ऊंची लहरें थी जिसने हमें टक्कर मारी थी। ये तो वास्तव में एक विशाल काय लहर थी। ऐसा लगा कि मृत्यु निकट आ गई है। दहाड़ गर्जन में बदल गया। नाव का पिछला भाग ये ऐसे ऐसे उठता गया और ये नाव का पिछला भाग जो था वो उठ गया, ऊपर उठने लगा और एक विस्फोट के साथ जहाज की छत हिली और एक लहर जो थी वो नाव पर आकर के पड़ गई और ये लहर जो थी नाव को डुबा ले गई कुछ इस तरीके से। अचानक से लेखक का सर जो है वो टकरा जाता है। आपने देखा होगा, आपने इसको कभी न कभी मूवी में या कहीं पिक्चर में किसी तस्वीर में, ये चक्र होता है जो स्टीयरिंग व्हील होती है नाव की, शिप की,
उस पर उसका सर टकरा गया क्योंकि वो संभाल रहा था इसको, उसका सर इस पर लड़ गया। उसे लगा कि वह लहरों के नीचे डूब रहा है, उसको लगा कि लहरें ने उसको डुबा दिया है, अब वो मरने वाला है। पर उसने आशा और धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि आशा और धैर्य ये है जो एक आशा की किरण बना करके आपको जीवित रख सकती है। नाव लगभग पलटने वाली थी, ऐसे लगा मानो मस्तूल नीचे ओशियन के समतल हो गया। लगा जैसे कि ये जो इस तरीके से है ना, ये अब इधर आ जाएगा, ये समुद्र है, ये समुद्र के 90 डिग्री पर आ जाएगा, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, इसको धक्का दे देगी पूरी की पूरी लहरें। अचानक से ऐसा हुआ कि बंदा जो है ये चोट खा करके नीचे गिर जाता है। रेलिंग पकड़ लेता है ये, और रेलिंग पकड़ करके जो है इधर उधर देख रहा है कि अब क्या करे, क्योंकि अब पानी जो है भरता जा रहा है। जहाज की छत पर इस प्रकार से वो गिरा जैसे कि वह पुराने कपड़ों से बनी कोई गुड़िया हो और हवा ने पानी ने उसको उठाकर पटक दी। इसकी हड्डी टूट जाती है, मुंह में खून भर जाता है, सिर से खून टपकने लगते हैं, दांत भी टूट गए हैं। फिर भी ये चक्र को पकड़े हुए है। मान लो आप पकड़े हुए हो, मैथ साइंस में आप बहुत मानते हो, फिजिक्स में, तो आप यहाँ भी मान लो कि ये चक्र पकड़ा हुआ है, ये व्हील पकड़ा हुआ है, पकड़ करके तेजी से है ये छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इसको छोड़ने का मतलब है कि दिशाएं चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये स्टीयरिंग है और स्टीयरिंग छोड़ने का मतलब है कि कहीं और चला जाएगा ये इस लहरों के चक्कर में। अचानक से इसको लगा कि डूबने वाली है, लेकिन ये जो लहरें हैं जो इस तरफ ये इधर जा रही है, डुबा रही है इधर से, अब लहरें इधर से आ गई और इसको सीधा कर दी, और ये जहाज जो था वो फिर से सीधा हो गया। यानी कि जहाज सीधा तो हो गया है, लेकिन नाव में पानी अभी भी बहुत सारा है। महोदय बताते हैं कि नाव जो था, ये नीचे का भाग बताते हैं ये कि नाव के निचले भाग में पानी बह करके जा रहा था, रीस करके, क्योंकि बहुत सारे पानी ऊपर आ गए थे। लेकिन राइटर कहता है कि सही स्थिति का आकलन करने का कोई उपाय नहीं था उसके पास कि कितना पानी जाएगा, गया कि नहीं गया, और जाएगा किस तरफ से जाएगा। अचानक छत का जो डेक था उस पर बने छेद, देखिए पानी भरा हुआ है। राइटर को अंदाजा नहीं है कि पानी कितना जाएगा, पानी निकलेगा नहीं निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा, क्या डुबा कर लेके जाएगा, क्या ये टाइटैनिक सेकंड होगा, अंदाजा बिल्कुल नहीं था उसे। उसने अचानक से देखा कि जो छेद बना हुआ था डेक पर, जो अंदर सेकंड पार्ट में लेकर के जाता, जो इधर नीचे लेकर के जाता है, वहाँ से बाहर आई उनकी वाइफ मैरी जो है वो चिल्ला करके बाहर आई और उसने कहा कि जहाज के निचले भाग में पानी भर गया है, आप नीचे आइए। लेखक ने उससे कहा ठीक है मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर स्टीयरिंग संभालो। अब ये स्टीयरिंग संभाल रही हैं और ये महोदय नीचे जा करके देखेंगे कि क्या नीचे होने वाला है, क्योंकि इनके बच्चे जो दोनों थे वो शिप के बर्थ पर, जैसे ट्रेन में बर्थ होता है वैसे शिप के बर्थ पर सोए थे, उनको लिटा दिया गया था। सामान भी तैर रहे थे, सामान भी यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए थे, खाने पीने की चीज़ें उसमें डूब गई थी। तो इसलिए ये महोदय जो थे वो दौड़ करके जाते हैं कि मैं जाता हूँ और देखता हूँ क्या होने वाला है। जो दोनों इनके सहायक कर्मचारी थे, जो दोनों स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के, ये दोनों महोदय जो थे वो पानी जो नीचे भरा हुआ है उसको हैंड पंप लेकर के, इलेक्ट्रिक पंप लेकर के बाहर निकालने में जुट गए कि किसी तरीके से जो नीचे पानी है उसको बाहर निकालें, ताकि नाव जो है पानी भरने से डूब न जाए। नाव का आंशिक भाग अंदर की ओर धंस गया था, इतनी पानी गिर गई थी कि आंशिक रूप से वो धंस गया था। उसके जो लकड़ी के तख्ते थे वो टूट गए थे। अंदर जो थे कपड़े, मैप का प्लेट, खिलौने और चीज़ें जो थी पानी में तैर रहे थे। लेखक जो है वो बच्चों की कैबिन में जाता है, वहाँ देखता है कि बच्चे लेटे हैं। अचानक से वो देखता है तो उसकी जो लड़की स्यू है उसके सिर में चोट आई है और उसकी आंख जो है वो सूज गई है। यहाँ पे इसकी आंख जो है वो सूजी है स्यू का। ये चोट से जो है वो परेशान है, लेकिन फिर भी ये बहादुर बच्चे जो हैं ये नहीं चाहते कि पिता इनका ख्याल करे और जो ये भयंकर तूफान आई है इसके बारे में सोचना बंद कर दे। पानी पंपिंग करना छोड़ दें, चीज़ों को जोड़ना छोड़ दें, जो पानी बह करके अंदर आ रहा है उसको मरम्मत करना छोड़ करके सिर्फ मेरे चक्कर में मेरी दवा दारू करें, ये नहीं चाहती थी ये लड़की। इसलिए ये शांत रही। लेखक ने एक हथौड़ा लिया, किरमिच लिया और उस छेद का मरम्मत करने लगा जिसके कारण पानी नीचे जा रही थी। अब पानी का बहाव जो था वो नीचे न आकर के बगल की ओर बह करके जाने लगा। नीचे नहीं जा रहा था लेकिन बगल की ओर जा रहा था। रात बहुत ठंड थी। उन्होंने सहायता के लिए रेडियो सिग्नल से चारों ओर संदेश भेजे कि कोई सुन ले, किसी को पता चल जाए और हमें यहाँ से बचाए। लड़की के सिर पर जो सूजन था वो बढ़ता जा रहा था। एक आंख के बजाय दोनों आंख, मान लो आप यहाँ पे भी कि दोनों आंख इसके जो है वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं।
काली पड़ गई हैं आंखें। लेखक और उसके जो अन्य दो साथी थे उन्होंने बारी बारी से 2-2 घंटे आराम किया, और जब दो लोग पंपिंग करते, पानी निकालते, एक आराम करता, फिर 2 पंपिंग करते, एक आराम करता, और फिर 2 पंपिंग करते, एक आराम करता। इसलिए 2-2 घंटे के अंतराल पर एक एक बंदा आराम करता। 15 घंटा लगातार पानी की पंपिंग होती गई और पानी जो था नाव में वो कम हो गया। 15 घंटे बीत चुके थे, पर पहली बार जो लहर ऊपर आई थी उसकी क्षति अभी भी पूरी नहीं हो पाई थी। उस नाव को बहुत क्षति हुई थी। यह संभव नहीं लग रहा था कि अब वे ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, आपको बता दूं, मैं अभी मैंने मैप दिखाया, अभी आपको दिखा दूंगा। मैं आपको ये थोड़ा सा पीछे करके दिखाऊं, मैं मैप कहाँ है। बहुत दूर चले गए। ये देखिए सिडनी है। सिडनी आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये महोदय जो थे अभी तक थे केप टाउन से 3500 किलोमीटर हिंद महासागर के नीचे। ये जाना चाहते हैं अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया। इनका सेकंड पड़ाव है केप टाउन से ऑस्ट्रेलिया। ये सोच रहे कि इस हालात में, इस जर्जर नाव में, वेव वाकर में हम ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए इन लोगों ने सिग्नल भेजना शुरू किया ताकि जल्द से जल्द कोई मिल जाए या कोई टापू मिल जाए, कोई आइलैंड मिल जाए जहां पर हम अपना अड्डा बिठा लें, वहां पर मरम्मत करेंगे, ठीक करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, किसी और तरीके से जाएंगे हम। लेखक नक्शों को देखता है जो उसके पास था, बचा हुआ था, जो पानी में भीगा नहीं था। वो मैप को देखता है तो मैप में उसे नज़दीक ही 2 टापू, 2 आइलैंड नक्शे में दिख जाते हैं। एक तो होता है एम्स्टर्डम, ये है एम्स्टर्डम, मुझे यही देख लेना चाहिए था, मैं पीछे चला गया। ऑस्ट्रेलिया ये है, देखिएगा। और ये महोदय इंडिया, ये ओशियन है, यहाँ पे है इंडियन ओशियन, देखिए यहाँ पे है आइल एम्स्टर्डम, ये आइल सेंट पॉल। ये 2 उसको मैप में दिखे तो उसने सोचा कि ये 2 नज़दीक हैं। और जो आइल एम्स्टर्डम है, यानी आइलैंड एम्स्टर्डम है, ये फ्रांस का विज्ञान अनुसंधान केंद्र था। उसने सोचा अगर जल्दी से इन दोनों में से किसी एक पर भी हम पहुँच गए, टापू पर, द्वीप पर, तो हम वहाँ पर कुछ देर आराम भी कर लेंगे और मरम्मत भी कर लेंगे हम अपने इस जहाज़ का। तो लोगों को उम्मीद यही थी कि किसी प्रकार से उस टापू पर पहुंच जाएं। उन टापुओं की ओर नाव की दिशा राइटर ने मोड़ दी कि अब उस टापू तक पहुंचे, बाद में हम देखेंगे कुछ और। उन्होंने 2 दिनों बाद कुछ खाना खाया, कुछ बिस्किट खाया, कुछ मीट खाया, जो पैक्ड मीट थे उन परिवार वालों ने। 4 बजे शाम को काले बादल फिर से घिरने लगे। मौसम सारी रात खराब रहा। 5 जनवरी आ गया, 2 जनवरी से 5 जनवरी 1980। प्रातःकाल लेखक जो है वो बच्चों को ढांढस बंधाने गया उनके बर्थ में। बेटी जॉन ने कहा, सॉरी जॉन तो ये है, बेटी और जॉन यानी कि स्यू और जॉन, इन दोनों ने पूछा क्या हम लोग मर जाएंगे पिताजी? उसने साथ ही में ये भी बोला कि हम लोग भले मर जाएंगे, हम मरने से नहीं डरते, बशर्ते हम चारों एक साथ बने रहते हैं तो। और आपके लेसन का भी यही नाम है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ठीक है। तो हम नहीं मरने से डरते, अगर हम चारों एक साथ रहे तो भले मर जाएंगे, हम तो हैं तो सब लोग एक साथ। ये बच्चों का क्या नाम है, 6-7 साल के बच्चे ये बोल रहे हैं कि हम भले मर जाएं, परेशानी कुछ नहीं है, बस हम साथ में रहें। उस शाम मैरी जो लेखक की वाइफ है वो लेखक के पास आई। दोनों को अब लग गया कि उनका अंत समय निकट आ चुका है। नाव कैसे बचेगी तूफान से ये अंदाजा नहीं था इन लोगों को, लेकिन फिर भी नाव उस तूफान से किसी तरीके से बच गई थी। 6 जनवरी सुबह आ गई थी, 6 जैन प्रातःकाल हवा धीरे धीरे कम होती गई। लेखक ने जब स्थिति का कैलकुलेशन किया तब उसे लगा कि हो सकता है हम उस आइलैंड तक पहुंच जाएं, लेकिन सोचते सोचते वो कुछ और सोचने लगा, कुछ और विचारों में चला गया। अचानक से उसके विचार पुनः वापस आए जब उसकी बेटी उसके पास आई, स्यू उसके पास आती है। उसने अपने हाथ के द्वारा बनाया गया एक कार्ड पापा को दिया। उस कार्ड पर उसने मम्मी पापा का व्यंग्यात्मक चित्र बनाया था ताकि इस स्ट्रेस के समय में पापा देख करके इससे हंसे, ताकि थोड़ा तनाव कम हो। और हुआ भी, राइटर हंसा भी, लेकिन फिर राइटर कुछ और सोचने लगा। इस प्राकृतिक तूफान में ना मानवीय तूफान का आंतरिक तनाव थोड़ा कम करना चाहती थी बच्ची, लेकिन राइटर को कुछ और भी सोचना था। लेखक थोड़ी देर के बाद एक और कैलकुलेशन करता है जिससे लेखक को ये होप हो जाती है कि वे लोग टापू के पास लगभग आज शाम 5 बजे पहुंच जाएंगे। इस सोच करके वो नीचे चला जाता है कैबिन में, और चूंकि उसे बहुत नींद आई है इसलिए वो सोचता है कि मैं कुछ देर के बाद उठ जाऊंगा 5 बजे से पहले। 2 दिन से लगातार ये पानी को पंपिंग कर रहा था, इसलिए इसको नींद बहुत तेज से आ रही थी।
और वो भी जो हैंड पंप था वो बिगड़ चुका था, इलेक्ट्रिक पंप भी बिगड़ चुका था, किसी तरीके से ये चला रहे थे काम एक इलेक्ट्रिक पंप जो बचा हुआ था उससे। तो ये बहुत थक चुका था, इसलिए नीचे आकर के सो गया, ये सोच करके कि 5 बजे तक जग जाऊंगा और अगर नसीब सही रहा तो एम्स्टर्डम आइलैंड तक पहुंच जाऊंगा। पर शाम के 6 बज गए, ये सोया रहा। जोनाथन और शिव उसे जगाने आए ताकि उसे कुछ दिखा सके। सभी लोग भाग करके, जब जगाया और राइटर जगा, सभी लोग 4 लोग भाग करके डेक पर आए। डेक जो होता है वो ऊपरी भाग होता है जहाज का। तो देखे कि टापू जो एम्स्टर्डम है वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें उस समय दुनिया की एक अनोखी खुशी हासिल हुई। अगली प्रातः टापू के सभी 28 लोग, वहाँ 28 लोग उस एम्स्टर्डम आइलैंड पर थे, 28 लोग, भले यहाँ 2 दिख रहे हैं। 28 कर्मियों ने इन 6 लोगों का जो उस नाव में थे उनका स्वागत किया। लेखक ने अपने दोनों सहायकों तथा छोटे बच्चों को अपनी सहायता के लिए, उनकी सहिष्णुता के लिए धन्यवाद दिया। 28 कर्मियों के द्वारा फिर से बनाया गया उस नाव को, और बनाने के बाद फिर से वो निकल गए अपनी इस अनंत यात्रा के लिए। इस तरीके से ये खत्म होती है स्टोरी। हाँ, मैं एक चीज़ आपको दिखाना जरूर चाहूँगा, और वो है ये पेपर कटिंग। यहाँ लिखा है अमेजिंग टेल ऑफ फैमिली हु कॉपीड कुक्स ग्रेट वोयेज, जो जेम्स कुक के महान यात्रा का कॉपी कर लिए थे। और ये परिवार था ये 4 लोग का, जिसमें लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिए तो लिखा है जॉर्डन कुक एंड फैमिली। तो इससे मुझे ये पता चला कि जॉर्डन कुक ही गए थे उस यात्रा में। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि जॉर्डन कुक यही थे, कोई और थे, या कुछ और बात है। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब ये मत कहिएगा जॉर्डन कुक ये वाले नहीं थे जो आपने दिखाया मुझे, क्योंकि उनके अलावा दूसरा कोई सेलर नहीं था। आप खुद चेक कर लीजिएगा फिर बताइएगा। तो स्टोरी खत्म होने के बाद हम चलते हैं स्टोरी के क्वेश्चन आंसर जो सोल्यूशन है बुक का वो दिखाने आपको। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए, और कहानी समझने के अलावा जो बुक के क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में आ जाए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखिएगा नहीं लिखिएगा ये आपकी मर्जी पर डिपेंड है। इसके सेकंड पार्ट है ये इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट है, इसका सेकंड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन, इसका फोर्थ क्वेश्चन। ये थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन और इसका फोर्थ क्वेश्चन। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने रखा आपके लिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन का शायद रिपीटेड फॉर्म आ गया, मुझे इसको हटाना चाहिए। चलो आप मान लो कि ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट, ये फिफ्थ क्वेश्चन, और ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, और ये सेकंड क्वेश्चन का पार्ट जो बचा हुआ अवशेष है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन आंसर मिल जाए। आशा आपको ये कहानी जरूर समझ में आई होगी, क्वेश्चंस भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई। कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे होंगे वीडियो तो, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि इनको भी स्टोरी समझ में आए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द